पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रेन सियाओसू अपने भाई को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और इसके साथ ही वह उसको यह भी समझाने लगता है कि मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल ठीक से नहीं कर पा रहे हो और तुम अपने आसपास के लोगों को ही देख लो, तुमसे कितना पीछे थे और अब तुमसे कितना आगे और पावरफुल बन गए हैं। इसके अलावा उसे और कहने लगता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना ख्याल खुद ही रख सकता हूँ, इसलिए तुम पहले अपना ख्याल रखना सीख जाओगे तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद वह सूप बनाकर अपने भाई को देता है तो वह कहने लगता है कि नहीं, पहले तुम इसे पी लो, क्योंकि तुम अभी अभी हंटिंग से वापस आए हो तो इसलिए तुम्हें कहीं बहुत ज्यादा भूख लगी होगी। इसके वजह से वह बोलता है कि पहले तुम इसे पी लो, मेरा क्या है, मैं तो बाद में भी पी सकता हूँ। तो इस पर रेन सियाओसू उसे कहने लगता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस सूप और ब्रेड को खाऊंगा, तो इसलिए लो तुम इसे पहले पी लो। इसके बाद उससे कहने लगता है कि मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम मिस सियाओ को अपने घर में शामिल करके उसे अपने घर का एक सदस्य बना ले। आगे वह कहने लगता है कि मेरा मतलब है अगर वह हमारी घर की एक सदस्य बन जाएगी तो वह तुम्हारी अच्छे से देखभाल भी करेगी और तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। इसलिए वह कहने लगता है कि अक्सर डे एंड नाइट मैं हंटिंग के लिए जाता रहता हूँ, तो अगर किसी वजह से मैं फंस गया और घर वापस नहीं आ पाया तो वह तुम्हारी बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी और मुझे किसी बात की चिंता भी नहीं होगी। तो उसका भाई बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उस पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करता। वह केवल आपकी टैलेंट ही देखकर हमारे पास आना चाहती है और मुझे अच्छी तरीका से पता है कि वह जब आप हंटिंग के लिए जाते हैं और कुछ ईगल को मार कर लेकर आते हैं, सिर्फ उसके वजह से ही वो हमारे पीछे पड़ी रहती है और सच में वो हमारी देखभाल नहीं कर पाएगी। तो इस बात को सुनकर रेन सियाओसू भी उदास हो जाता है और उसे बताने लगता है कि दुनिया में कुछ भी करना इतना आसान नहीं है, कुछ पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक न एक दिन तुम कुछ बड़ा करके जरूर दिखाओगे। आगे वो कहने लगता है कि मैं इस ईगल को मार्केट में बेचने लेकर जा रहा हूँ, जिसको बेचकर तुम्हारी जितनी ट्यूशन की फीस आएगी तो मैं उसे दे दूंगा। आगे वो बोलता है कि तुम ज्यादा मन लगाकर मेहनत करो, क्योंकि मैं तुम्हें फ्यूचर में एक टीचर बनाना चाहता हूँ। अगर तुम एक टीचर बन गए तो मैं तुम्हारे साथ ही कुछ अच्छा पल काट सकता हूँ, जिसके चलते मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। आगे कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। इसके अलावा क्या तुमने अपने होमवर्क को पूरा कर लिया है? अब रेन सियाओसू की इस बात पर उसका भाई उसे कुछ भी नहीं बोलता, जिसके वजह से रेन सियाओसू को शक होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं तुम घूमने के चक्कर में मुझे बर्बाद कर रहे हो। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रेन सियाओसू उस ईगल को बेचने के लिए बाहर लेकर जाने लगता है। तभी वह देखता है कि दो लड़के कॉलेज से भाग रहे होते हैं और एक डॉक्टर बाहर आकर अंगड़ाई ले रहा होता है, जिसके सामने ही एक बुढ़ा आदमी दवा के लिए तड़प रहा होता है, लेकिन वह डॉक्टर उसे नहीं बचाता, जिसके वजह से उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब यह सारा नजारा रेन सियाओसू वहीं चलते हुए देख रहा होता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि रेन सियाओसू उस ईगल को बेचने के लिए किसी दुकान पर लेकर आ गया था, जिसके बाद वह शॉप ओनर को उस ईगल की कीमत लगाने के लिए देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शॉप ओनर उस ईगल की वजन करता है और उसकी कीमत 200 युआन लगाता है और कहने लगता है कि आज की ईगल तो कमाल की है, तुम ऐसे ऐसे ईगल कहाँ से शिकार करके लाते हो? तो इस बात पर रेन सियाओसू कहने लगता है कि मेरे पास ज्यादा बकवास करने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप बिना कुछ बोले ही उचित दाम देकर इसे खरीद ले, नहीं तो मैं इसे वापस लेकर चला जाऊंगा। और बात है 200 युआन की, तो मैं कुछ सुना ही नहीं। अब इतनी बात सुनकर शॉप ओनर रेन सियाओसू से कहने लगता है कि तुम भी लगता है कि पागल हो, भला इतना छोटा ईगल का दाम कोई 2000 और 3000 थोड़ी देगा, हर चीज की एक कीमत होती है और फिर भी हमने नियमों का पालन करते हुए तुम्हें इतना बड़ा रकम दिया है। तो शॉप ओनर की इस बात पर रेन सियाओसू काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और अपने ईगल को वहाँ से लेकर जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह शॉप ओनर उसे वहाँ से जाने से रोकता है और कहने लगता है कि अब तुम ही बता दो इसे तुम कितना प्राइस में बेचना चाहते हो। तो इस पर रेन सियाओसू बोलता है कि तुम रहने दो, मैं किसी और शॉप से इसका दाम लगाकर तुम्हें बताऊंगा कि इसकी असली प्राइस कितना है। तो शॉप ओनर कहने लगता है कि चलो बहुत हुआ, अब तुम ही बता दो इसे तुम कितना प्राइस में दोगे। तो इस पर वह बोलता है कि मैं इसे 1200 युआन से एक भी युआन कम नहीं लूंगा, अब तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। इसके बाद वह शॉप ओनर उसे लेने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। तभी रेन सियाओसू उस शॉप ओनर से कहने लगता है कि क्या तुम एंटीबायोटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी दवा को सेल करते हो? तो वह शॉप ओनर उसे कहने लगता है कि हाँ, इसे तुम्हें जरूर खरीद लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ज्यादा चोट लगी है, जिसके वजह से तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है और ज्यादा बढ़ गई तो इसके दौरान तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसके बाद शॉप ओनर उसे एक मेडिसिन को दिखाता है और बोलता है कि तुम्हें इसे हफ्ते में केवल 3 दिन तक लेना है, जो कि मेरे पास अभी केवल
केवल 10 टैबलेट ही बचा हुआ है, जिसका प्राइस वो 620 युआन बताता है। तो इस पर रेन सियाओसू उससे कहने लगता है कि क्या तुम यह दवा मुझे 62 युआन में दे सकते हो। तब रेन सियाओसू की इस बात पर वह सोपोनर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारा मतलब मैं 620 युआन के बाद जो जीरो आ रहा है उसे हटाकर तुम्हें केवल 62 युआन में दे दूं, मतलब तुम पागल हो गए हो क्या। तो इस पर रेन सियाओसू अपने हाथों को देखता है और कहने लगता है कि आमतौर पर मुझे सर्दियों में कभी इन्फेक्शन नहीं होता है, इसलिए मुझे इसे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब तुम बताओ इस जैकेट की कीमत कितनी हो सकती है, क्योंकि मेरे छोटे भाई को लेना है। तो तुम असली प्राइस बताओगे तो मैं इसे लेकर चला जाऊंगा। तो वह सोपुनर उसे उस जैकेट की कीमत 500 युआन बताता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग कार से आ जाते हैं जो कि बैरियर नंबर 113 के होते हैं। तभी उस कार से एक आदमी निकलता है जिसका नाम लूसियान होता है। जिसके बाद वह लोग वहाँ पर कुछ लोगों से पूछताछ करते हैं और फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। जिसके बाद वह शॉप ओनर रेन सियाओसू से बताने लगता है कि यह लोग 113 नंबर बैरियर से आए हैं, जो यहाँ के आदमियों को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं और उनसे बहुत सारा काम वहाँ पर करवाते हैं, जिससे इनका फायदा ही फायदा होता है। यहाँ तक कि वह लोग यहाँ के लोगों से फेमिलियर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह लोग यहाँ के लोगों को सीधा उठाकर जिंगशान रास्ते होते हुए लेकर जाते हैं। अब इतनी बात सुनते ही रेन सियाओसू चौंक जाता है और फिर अपने सपनों में देखने लगता है कि कुछ जानवर उस जंगल से गुजर रहे होते हैं और उसका छोटा भाई उसे जगा रहा होता है, क्योंकि रेन सियाओसू की ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और वह काफी ज्यादा नींद में चला गया था, जिसके वजह से उसका छोटा भाई डर गया था कि आखिर में रेन सियाओसू को इतना जगाने के बाद भी नहीं उठ रहा है। तभी उसे दरवाजे पर कुछ मेडिसिन मिल गई थी जिसे वह रेन सियाओसू को खिलाना चाहता था, लेकिन जैसे ही रेन सियाओसू के सामने एक बड़ा सा जानवर आता है तब उसकी आंखें तुरंत ही खुल जाती है और फिर उसे पता चलता है कि वह फिर से एक सपना देख रहा था। इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है, जिसका अगला एपिसोड बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, जिसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना।